आज हम लोग पढ़ेंगे वर्धन वंश के बारे में। किस वंश के बारे में? वर्धन वंश। किस वंश के बारे में? ये वर्धन वंश। वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये क्या है? वर्धन वंश। वर्धन वंश में कौन कौन शासक हैं? जैसे सबसे पहला शासक होता है पुष्यभूत आते हैं, पुष्यभूत के बाद आते हैं नरवर्धन आते हैं, नरवर्धन के बाद आते हैं राजवर्धन, राजवर्धन के बाद प्रभाकर वर्धन और प्रभाकर वर्धन के बाद हर्षवर्धन। तो इसी के क्रम में हम सभी आज इसका इतिहास पढ़ेंगे। क्या क्या हुआ, जैसे जो तैयारी करते हैं एग्जाम के लिए उनके लिए भी उपयोगी है, जो बीए करते हैं उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक, अब इसमें सबसे पहले देखते हैं वर्धन वंश। वर्धन वंश मतलब जानने के साक्ष्य क्या है या साधन क्या है। ठीक, तो जानने के कौन कौन साधन है वर्धन वंश को, पहले ये समझ लेते हैं कि एक चीज और है कि वर्धन वंश का इसका उत्पत्ति कहाँ, इसकी स्थापना होती है। जो इसकी स्थापना है हरियाणा हरियाणा के करनाल जिला में होती है। ठीक, जिसकी स्थापना पुष्यभूत ने की थी। अब हम देखेंगे भैया सबसे पहले वर्धन इतिहास जानने के साधन या स्रोत क्या है। तो सबसे पहला क्या रहेगा भैया? पुरातात्विक रहता है। क्या रहता है? पुरातात्विक साधन। दूसरा क्या है? साहित्यिक रहेगा भैया। क्या? साहित्यिक। क्या रहता है? साहित्य। तीसरा क्या रहता है? चीनी यात्री। क्या रहता है? चीनी यात्री। ठीक, इतने साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, अब पुरातात्विक साक्ष्य में सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, देखने को मिलता है भैया? अभिलेख। क्या मिलता है? अभिलेख। क्या होता है? अभिलेख। ठीक, अभिलेख। दूसरा मिलता है मोहर मिलती है। क्या मिलती है? मोहर। मतलब हर्ष के वर्धन के इतिहास को जानने के लिए दो अभिलेख मिलते हैं और मोहर मिलती है। और साहित्यिक साधन क्या क्या मिलते हैं? साहित्य का साक्ष्य क्या क्या मिलता है हमें? तो साहित्य के साक्ष्य में कई चीज मिलते हैं। जैसे पहला बाणभट्ट की रचना मिलती है। ठीक, दूसरा मिलता है हर्ष की जो हर्षवर्धन राजा थे उनकी रचना, हर्ष के ग्रंथ। ठीक, ग्रंथ में अब हर्ष के ग्रंथ भी मिलते हैं। और एक बौद्ध ग्रंथ है जिसे कहते हैं हम लोग आर मंजूश्री कल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? आर मंजूश्री कल्प कहते हैं। और चीनी यात्री कौन? जैसे पहला हेन स्वांग। क्या नाम था? हेन स्वांग। दूसरा क्या नाम मिलता है? इत्सिंग मिलता है। क्या मिलता है? इत्सिंग। ठीक, इतने साक्ष्य अब जानने के लिए हमें मिलते हैं कि वर्धन वंश के इतिहास में क्या क्या हुआ है। अब अभिलेख की बात करें तो अभिलेख की सबसे पहले यहाँ लिखते हैं अभिलेख। क्या भैया? अभिलेख। ठीक, अब अभिलेख का अध्ययन किसमें किया जाता है? एपिग्राफी में किया जाता है। तो वर्धन वंश के जानने के लिए कितने अभिलेख हैं? पहला अभिलेख, कितने अभिलेख हैं? इसमें 3 अभिलेख के साक्ष्य मिलते हैं। कितने अभिलेख? 3 अभिलेख। पहले वंशखेड़ा अभिलेख। कौन सा है? वंशखेड़ा का लेख। ठीक, वंशखेड़ा का ये जो लेख है ये कहाँ पर मिलता है भैया? वंशखेड़ा का लेख अगर इससे बात करें कहाँ पर मिलता है? उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में। कहाँ है? शाहजहांपुर में। ठीक, इसका कहाँ मिलता है भैया? इसका साक्ष्य उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से हमें मिलता है। ठीक, अब इसका अगर उल्लेख की बात करें, क्या करें? उल्लेख की बात। इस अभिलेख में उल्लेख किसका क्या क्या हुआ है? ठीक, क्या हुआ है? उल्लेख। और उल्लेख की बात करें तो इसमें दो ब्राह्मणों को, मतलब जो दो ब्राह्मणों को, इसमें दो ब्राह्मणों को भूमि दान का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? भूमि दान का उल्लेख मिलता है। अब एक और उल्लेख क्या मिलता है भैया? दूसरा, इस वंशखेड़ा उल्लेख में और क्या उल्लेख मिलता है? इसमें राजवर्धन द्वारा, किसके द्वारा भैया? राजवर्धन द्वारा देवगुप्त को पराजित किया था। इसमें यह मिलता है कि राजवर्धन ने देवगुप्त को क्या किया था? पराजित कर दिया था। ये देवगुप्त कहाँ का शासक रहता? मालवा का रहता, उसे पराजित करते हैं राजवर्धन। और दूसरी इसी में एक कड़ी मिलती है, राजवर्धन की हत्या करने वाले शासक का नाम शशांक। क्या मिलता है? शशांक, जिन्होंने राजवर्धन की क्या की थी? हत्या कर दी थी। ठीक, अब ये मिलता है। फिर एक और इसमें तिथि चलाई गई थी, तिथि उल्लेख मिलता है तिथि का, जिसे हम लोग कहते हैं हर्ष संवत कहते हैं। क्या कहते हैं? संवत। कब चलाई गई थी? 22 में। ठीक, हर्ष संवत इसी वंशखेड़ा अभिलेख से मिलता है कि हर्ष संवत कब चला था भैया? 22, हर्ष संवत 22। ठीक, अब देखेंगे भैया दूसरा अभिलेख आता है मधुबन का अभिलेख। अब इसी की कड़ी में दूसरा देखते हैं कौन सा है भैया? दूसरा क्या है? दूसरा, अब इसके बारे में देखेंगे दूसरा लेख कौन सा मिलता है। तो इसे मधुबन का लेख मिलता है। कौन सा? मधुबन का। कौन सा भैया? मधुबन का लेख। ठीक, ये मधुबन का लेख ये कहाँ स्थित है भैया? ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के मऊ जिला में इसका उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? मऊ जिला। ठीक, अगर ये मधुबन लेख कहाँ मिला है भैया? उत्तर प्रदेश के मऊ जिला में। अब इसमें उल्लेख किसका होता है भैया? उल्लेख इसमें भी ग्रामों को दान करने, किसमें? ग्राम दान देने का उल्लेख मिला है। दूसरा क्या मिलता है? अब इसमें दूसरा वही चीज मिलता है जैसे इसमें हुआ था किसका? देवगुप्त और शशांक का और राजवर्धन का उल्लेख हुआ है। फिर एक अंकित तिथि मिलती है जिसे हर्ष संवत कहा जाता है, 25 चलाई जाती है। कौन सा? हर्ष संवत। एक तिथि मिलती है हर्ष संवत 25। ठीक, ये उल्लेख मिलता है। अब एक अभिलेख मिलता है जो आप लोगों को बहुत फेमस होगा, रब कर देते हैं, आगे आप लोग को बताते हैं। ठीक, अब इसमें देखिएगा, अब इसमें आता है एक अभिलेख आता है एहोल अभिलेख। क्या है भैया? एहोल अभिलेख। अब ये तो अभिलेख इसकी रचना किसने की है? इसकी रचना किसने की है भैया? तो इसकी रचना की बात करें, इसकी रचना रविकीर्त किसने की है? रविकीर्त ये किसके दरबार का कवि रहता है? तो आप बता सकते हैं पुलकेशिन द्वितीय के दरबार का राजकवि था, जिन्होंने एहोल अभिलेख की रचना की है। इसमें हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का उल्लेख मिलता है, जिसमें पुलकेशिन क्या होता है? जीत जाता है, लेकिन हर्ष क्या हो जाते हैं? इसमें पराजित हो जाते हैं। लेकिन इसे अब यही एहोल अभिलेख में मिलता है। ठीक, अब ये होगा पुरातात्विक। आपको जब इसमें और बड़ा बताया जाएगा, लेकिन आप इतना जैसे एहोल अभिलेख की रचना किसने की है? रविकीर्त। ये कहाँ पड़ेगा भैया? कर्नाटक में। कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक में। ठीक, ये अभिलेख। अब देखेंगे साहित्यिक साक्ष्य क्या क्या है। तो साहित्यिक साक्ष्य में लेते हैं, मिटा देते हैं। एक चीज है अभी बचा इसमें, मोहर। कितने? मोहर। अब जो मोहर है, दूसरा क्या पुरातात्विक? मोहर। ठीक, मोहर सबसे पहली मोहर कौन सी मिलती है भैया? जैसे आप लोगों को बताएगा कि मोहर हो गई। ठीक, मोहर नालंदा की मोहर। कौन सी? नालंदा।
पहला कहाँ है? नालंदा की मोहर। दूसरा क्या है भैया? कौन सी मोहर मिलती है? सोनीपत, सोनीपत की मोहर। तीसरा क्या है? फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद की मोहर। 3 मोहर मिलती है। जो ये नालंदा मोहर मिलती है भैया, इसमें मिट्टी से बनी हुई थी। किससे? मिट्टी से बने हुए थे। यहाँ सोनीपत में जो मिलता है, यहाँ तांबे से बनी हुई मोहर मिलती है। और फर्रुखाबाद में अब ये अभिलेख किसके बारे में? हर्ष के बारे में बताते हैं। ठीक, अब देखेंगे साहित्यिक साक्ष्य में क्या क्या कहा गया इसमें। देखते हैं उल्लेख क्या क्या हुआ है, अभी मिटा देते हैं। साहित्यिक साक्ष्य में पहला आता है बौद्ध ध्यान ग्रंथ है। कौन सा? बौद्ध ग्रंथ है, जिसका नाम है आर्य, क्या नाम है? आर्य मंजू श्री कल्प। ठीक, इसमें वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अब दूसरा क्या है? बाणभट्ट की रचना। क्या है भैया? बाणभट्ट की रचना। जैसे आपसे पूछ लिया कि बाणभट्ट की रचना इनमें से कौन है, कि वर्धन वंश जानने के साधन क्या क्या है, उनके बारे में लिखे। तो बाणभट्ट क्या है? बाणभट्ट। बाणभट्ट की कई रचना है। नंबर 1 अगर हम लिखेंगे, बाणभट्ट की कई रचना मिलती है। जैसे कादम्बरी हो गई। क्या हो गई? कादम्बरी, कादम्बरी। दूसरा हो गया कादम्बरी की बात कही, जैसे मान लीजिए चंडी शतक हो गया। क्या? चंडी शतक। क्या हो गया? चंडी शतक। चंडी शतक के बाद पार्वती पन्ने हो गया, पार्वती पन्ने। ठीक, ये रचना किसकी है? बाणभट्ट के द्वारा रचित की गई, लिखा है। और एक इंपॉर्टेंट रचना है, जैसे सबसे ज्यादा हर्षचरित के बारे में, हर्षचरित के बारे में। ठीक, इतनी रचना बाणभट्ट में हर्ष के बारे में जानकारी देता है। ठीक, अब दूसरा आता भैया हर्ष के ग्रंथ कौन कौन से हैं, जो उस समय शासक थे हर्ष। क्या नाम था? हर्ष। अब हर्ष की रचना ये देखेंगे, हर्ष की रचना, हर्ष की रचना, हर्ष की रचना या ग्रंथ। ठीक, ग्रंथ। ठीक, अब पहला क्या है? रत्नावली। कौन सी रचना की थी? रत्नावली। ठीक, रत्नावली किए थे, प्रिय दर्शिका किए थे, और नागानंद। क्या किए थे? प्रिय दर्शिका। ठीक, तीसरा क्या था भैया? रत्नावली और प्रियदर्शिका, एक नागानंद मिलता है। क्या मिलता है? नागानंद, नागानंद। ठीक, ये हर्ष के द्वारा रचित एक पुस्तक थी। हर्ष की ग्रंथ क्या थी? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये रचना मिलती है। अब एक बचता है कि चीनी यात्री कौन थे। चीनी यात्री के बारे में अगर जानकारी देखा जाए, हेनसवांग। हेनसवांग ये बताता है कि हर्ष का नाम क्या लेता भैया? हर्ष का नाम शिलादित्य कहता। क्या कहता? शिलादित्य। जो हेनसवांग चीन से कब आया था? 629 या 30 ईस्वी में चलता है, लेकिन वापस कब जाता है? 645 ईस्वी में जाता है। ठीक, ये वर्धन उसके इतिहास के बारे में अधिक जानकारी देता है। और ये हेनसवांग की पुस्तक का नाम क्या था? जो पुस्तक यहाँ लिखा, पुस्तक सी यू की नाम था। क्या? सी यू की पुस्तक मिलता है। ठीक, इसकी रचना थी। अब ये किसके समय में आया था? हेनसवांग के समय। हेनसवांग किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय आया था। तो ये तो हो गया इतिहास, वर्धन वंश इतिहास के जानने के स्रोत हो गए। अब देखेंगे वर्धन वंश के शासक कौन कौन थे। अब इसे मिटा देते हैं। अब वर्धन वंश के शासक के बारे में, किसके बारे में? शासक के बारे में, शासक के बारे में। अब इसके शासक कौन कौन से हैं उसके बारे में। अब वर्धन वंश के शासक, वर्धन शासक। ठीक, पहले क्या? पुष्यभूत आएंगे। कौन सा? पुष्यभूत, जिन्होंने वर्धन वंश की स्थापना की थी। पुष्यभूत के बाद कौन शासक आता है? नरवर्धन मिलते हैं। आपको क्या मिलेंगे? नरवर्धन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? नरवर्धन, नरवर्धन मिलेंगे। एक मिनट पानी पी लेंगे। नरवर्धन के बाद राजवर्धन प्रथम मिलेंगे। कौन मिलेंगे? राजवर्धन, राजवर्धन प्रथम। फिर राजवर्धन के बाद ऐसे शासकों का क्रम बढ़ता चला जाता है। राजवर्धन के बाद आदित्यवर्धन मिलते हैं। कौन सा? आदित्यवर्धन। आदित्यवर्धन के बाद प्रथम, आदित्यवर्धन के बाद पानी में दिया जाता हूँ। आदित्यवर्धन के बाद प्रभाकर वर्धन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। ठीक, अब प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे। 2 पुत्र, पहला नाम था राजवर्धन, राजवर्धन द्वितीय। फिर एक पुत्री थी जिसका नाम था राजश्री। क्या नाम मिलता है? राजश्री। एक पुत्र था जिसका नाम था हर्षवर्धन। क्या नाम था? हर्षवर्धन। इनके 3 पुत्र थे, प्रभाकर वर्धन, और इनकी पत्नी का नाम था यशोमती। क्या नाम था? यशोमती। अब यशोमती था इनके, प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र और एक पुत्री थी, राजवर्धन और राजश्री हर्षवर्धन। ठीक, अब इनकी माता क्या नाम था? यशोमती। अब ये शासक हो गए। आपको इतना ही बताया। अब दूसरे वीडियो में इनके विजय के बारे में बताया जाएगा और इनके संघर्ष के बारे में बताया जाएगा, कैसे कैसे इनका इतिहास चला। तो हर्ष हर्ष जब इसके बारे में, इतिहास के बारे में आपको कल बताया जाएगा दूसरे वीडियो में। नमस्कार, आपको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए।